तो दोस्तों, रामायण में लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान श्री राम की सेना द्वारा समुद्र पर राम सेतु बनाने की कथा बहुत दिलचस्प है। भारत और श्रीलंका के बीच आज तो ऐसा कोई पुल नहीं है, लेकिन मैप पर जो एक महीन सी रेखा दोनों देशों को जोड़ती दिखती है, माना जाता है कि यही राम सेतु के अवशेष है। भारतीय जनमानस में ये राम सेतु एक फैसिनेशन रहा है और इसके साथ धार्मिक आस्था भी जुड़ी है। राम सेतु का निर्माण प्रकृति ने किया था या फिर भगवान श्री राम ने, इस पर काफी बहस हुई थी और बात अदालत तक जा पहुंची थी। रामायण के अनुसार राम सेतु वो पुल है जिसके जरिए भगवान श्री राम श्रीलंका में रावण से युद्ध करने के लिए और अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए गए थे। फिल्म राम सेतु इस बात को साबित करने के लिए बनाई गई है कि इसका निर्माण श्री राम ने ही करवाया था। तो एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो राम सेतु फिल्म की कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां तालिबानियों द्वारा ध्वस्त किए गए बुद्ध मॉन्यूमेंट्स को वापस जोड़ने के लिए दुनिया भर से आर्कियोलॉजिस्ट इकट्ठा होते हैं। और यहीं होती है अक्षय कुमार यानी पुरातात्विक आर्कियोलॉजिस्ट आर्यन की एंट्री, जो कि एक ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट है जो नास्तिक है। उसे सिर्फ फैक्ट पर भरोसा है, ना ही ईश्वर और ना ही ईश्वर की कहानियों पर। तो इस मिशन के तहत आर्यन अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्ति के अवशेष के साथ ऐतिहासिक धरोहर का पता लगा लेता है। उन्हें एक बॉक्स मिलता है और इस बॉक्स के अंदर काफी सारी मुद्राएं मिलती हैं, जिनसे कि ये पता लगाया जा सकता था कि यहाँ पर सचमुच ही भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। लेकिन ये सारी चीजें हो ही रही थी कि तभी अचानक से तालिबानियों का इनके ऊपर अटैक हो जाता है और वो लोग इनके ऊपर गोलियां बरसाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आर्यन और उसके दोस्त किसी तरह से अपनी जान बचाकर भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर तालिबानियों द्वारा कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट मारे भी जाते हैं। आर्यन उस बॉक्स को किसी भी हालत में बचाना चाहता था, इसलिए वो दूसरे रास्ते पर मुड़ता है और जैसे ही वो उस रास्ते पर मुड़ता है तो अचानक से वो एक खड्डे में गिर जाता है, जिससे कि वो एक गुप्त जगह पर पहुंच जाता है जहां पर भगवान बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी। तो आर्यन इस मिशन पर जिस काम के लिए आया था वो मिशन सक्सेसफुल हो चुका था और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके कारण उसकी काफी वाहवाही होती है और उसका प्रमोशन भी होता है। लेकिन जो इंसान नास्तिक हो और भगवान में नहीं मानता हो तो उसे तो मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा, इसलिए न्यूज में अक्सर उसके लिए काफी बुरी खबर छपती रहती है। आगे हम देखते हैं कि आर्यन अब अपने घर आ जाता है, जहां पर वो अपनी पत्नी गायत्री को अपने प्रमोशन के बारे में बताता है। यहाँ पर हमें गायत्री के बारे में भी कुछ बातें पता चलती है। गायत्री दरअसल में इतिहास की एक प्रोफेसर है और वो अपने बेटे को बाल गणेश जैसी पुस्तकें पढ़वाती रहती है। दरअसल वो एक आस्तिक है और भगवान में मानती है। इसके बाद एंट्री होती है इंद्रजीत की, जो कि फिल्म में एक बिजनेसमैन है। उनकी कंपनी पुष्पक शिपिंग ने भारत सरकार को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिया है, लेकिन इस प्रोजेक्ट से राम सेतु को नुकसान होगा और इसलिए इसका विरोध हो रहा है। तो अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में राम भगवान को काल्पनिक पात्र बताते हुए उनकी वानर सेना द्वारा बनाए गए राम सेतु को सिर्फ नेचुरल फिनोमा होने का दावा करती है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए सरकार रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक बने सेतु को तोड़ने की याचिका लगाती है। अब सवाल श्री राम के वजूद और उनकी निशानी की वास्तविकता पर आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार राम सेतु को प्राकृतिक घटना बताकर इसे तोड़ना चाहती है, तो दूसरा पक्ष इसे मानव निर्मित बताकर इसे बचाना चाहता है। दो देशों के बीच समुद्र में 7000 साल पहले श्री राम ने राम सेतु का निर्माण कराया था। तो सरकार डॉक्टर आर्यन की रिपोर्ट के सहारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कहती है। पहले से मौजूद फैक्ट्स और स्टडी के आधार पर डॉक्टर आर्यन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि राम सेतु एक प्राकृतिक निर्माण है। इस रिपोर्ट से जनता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है, जिसका असर आर्यन का परिवार भी झेलता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अब इंद्रजीत चाहता है कि उसका प्रोजेक्ट दोबारा पंगे में ना फंसे और पूरी साइंटिफिक रिपोर्ट से प्रूव किया जाए कि राम सेतु प्राकृतिक निर्माण है और मानव निर्मित नहीं है। इसलिए वो सस्पेंड हो चुके आर्यन को सारी सुविधाएं देकर राम सेतु का सच खोजने भेज देता है। वो लोग तमिलनाडु से होते हुए एक समुद्र के पास पहुंचते हैं, जहां पर पुष्पक शिपिंग नाम का एक बहुत बड़ा शिप था, जिसमें की सारी सुविधाएं मौजूद थी। और इस प्रोजेक्ट में उसके साथ डॉक्टर सेंट्रा और गैब्रियल साथ देने वाली थी और साथ में इंद्रजीत का बाली नाम का एक आदमी इनके ऊपर नजर रखने वाला था। साथ ही बाली यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन भी बता देता है। साथ में वो उनसे कहता है कि हम लोग श्रीलंका बॉर्डर के नजदीक हैं, लेकिन हमें वहां जाना नहीं है क्योंकि श्रीलंका में हालात बिगड़े हुए हैं और रिबेल्स और सरकार के बीच में जंग चल रही है। साथ में बाली आर्यन को एक सूट के बारे में भी बताता है कि उन्होंने एक ऐसा सूट तैयार किया है जिससे कि वो समुद्र में जितना भी नीचे जाना चाहे जा सकता है और जितनी भी देर समुद्र में रहना चाहे रह सकता है। तब डॉक्टर आर्यन को वो सूट पहनाया जाता है और फिर आर्यन राम सेतु की खोज में समुद्र में कूद पड़ता है। वो काफी देर तक समुद्र में घूमता है और काफी देर तक ढूंढने के बाद आर्यन को वो राम सेतु वाला ब्रिज मिल जाता है, जो कि बाकी कमाल का था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आर्यन अब श्रीलंका बॉर्डर के पास पहुंच चुका था
और ये बात कहीं ना कहीं बाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसलिए वो सूट के द्वारा आर्यन को खींच लेता है, लेकिन सूट तो ऊपर आ जाता है लेकिन आर्यन ऊपर नहीं आ पाता। और फिर थोड़ी ही देर के बाद आर्यन एक बड़े से स्ट्रक्चर को लेकर समुद्र के ऊपर आता है, जिसे कि हम आदम कहते हैं। और ये वही आदम हुआ करते हैं जो कि पानी पर तैरा करते हैं। लोग हैरान थे कि आखिर आर्यन समुद्र पर चल कैसे रहा है, तो लोग उन्हें बताते हैं कि वहां पर राम सेतु है, जहां की गहराई सिर्फ 6 सेंटीमीटर है, इसलिए आर्यन वहां पर चल पा रहा है। तो आर्यन उस स्ट्रक्चर को लेकर अपनी लैब में आ जाता है और उसका परीक्षण करना शुरू कर देता है। काफी देर तक उसका परीक्षण करने के बाद उसे ये एहसास होता है कि ये सचमुच ही आदम है, और ये बात वो बाली को भी बताता है। बाली से वो कहता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सेतु 18,000 साल पहले बना था, जबकि राम सेतु तो सिर्फ 7,000 पहले की कहानी ही बुनी गई है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि शायद ये सही है और ये 7,000 साल पुराना ही है। अब ये बात इंद्रजीत तक भी पहुंच चुकी थी और उन्हें तो सिर्फ ये साबित करना था कि ये एक प्राकृतिक निर्माण है। इसके बावजूद इंद्रजीत उन्हें आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन दे देता है, ताकि वो जान सके कि आखिर ये 7,000 साल पुराना है या फिर 18,000 साल। तो वो लोग उन्हें एक ऐसे शिप में बिठा देते हैं जो कि पानी के अंदर चल सकता है और वो आसानी से वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। आर्यन के साथ सैंड्रा और गैब्रियल भी मौजूद थी, और गैब्रियल ने वो स्ट्रक्चर भी उठा लाई थी और इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। जिसके बाद शिप के द्वारा वो राम सेतु तक जाने लगते हैं, और जैसे ही वो राम सेतु तक पहुंचते हैं तो अचानक से उनकी शिप बिगड़ने लगती है और ओवर हीटिंग की वजह से वो वहां पर फंस जाती है। दरअसल ये सारा प्लान बाली का था और इंद्रजीत के कहने पर ही बाली ने ये सब कुछ किया था। दरअसल ये प्लान उन्हें मारने का था। धीरे धीरे ये सारी बातें आर्यन को भी पता चल जाती है कि उन्हें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए भेजा है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से ये बात साबित होने लगी थी कि ये पुल मानव निर्मित है। यहीं पर एक बहुत बड़ा तूफान भी था, जिससे कि बाली और उसके साथियों को ऐसा लगता है कि शायद ये लोग नहीं बच पाएंगे। वो शिप ऊपर की ओर आ जाती है और ये लोग भी समुद्र के ऊपर आ जाते हैं। काफी देर तक हाथ पैर चलाने के बाद इनकी सांसें रुकने ही वाली थी कि तभी अचानक से एक हाथ इनकी ओर आता है और वो इन तीनों को आसानी से बचा लेता है। तो जिस आदमी ने उनको बचाया है उसका नाम एपी है, जो कि श्रीलंका में ही रहता है और समुद्र के किनारे मछली पकड़ने का काम करता है। साथ में यहाँ पर आए हुए लोगों के लिए वो एक टूरिस्ट भी है और उसके पास एक डायरी भी है जिसमें कि वो सबका हिसाब रखता है। यहाँ पर एपी और आर्यन काफी सारी बातें करते हैं और एपी आर्यन को राम सेतु के बारे में कई सारी बातें भी बताता है। साथ में वो उससे कहता है कि वो उन्हें राम सेतु तक पहुंचा भी सकता है। तो फिर अगले ही सुबह एपी उन सभी को लेकर राम सेतु की उस जगह पर पहुंचने लगते हैं और जैसे ही वो उस जगह पर जाने लगते हैं तभी अचानक से वो देखते हैं कि बाली उसकी पूरी की पूरी टीम के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा है और वो इनकी तरफ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये लोग किसी तरह से जान बचाकर भागते हैं और जब ये लोग जंगल के रास्ते भाग रहे थे तो श्रीलंका के लोकल रेबल्स बाली की टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बदले में बाली की टीम भी इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देती है। ये सभी लोग जंगल के रास्ते से भाग रहे थे, जिसमें कि गैब्रियल के हाथों वो बैग गिर जाता है जिसमें कि स्ट्रक्चर रखा हुआ था, जिससे कि वो लोग वहीं पर छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे जाने के बाद सभी लोग चॉपर में बैठ चुके थे सिवाय एपी के, लेकिन आखिर में एपी भी उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और एक बहुत बड़ी छलांग लगाकर वो भी चॉपर में बैठ जाता है। लेकिन आखिर में हम देखते हैं कि बाली गैब्रियल को गोली मार देता है और यहाँ पर गैब्रियल की तुरंत ही मौत हो जाती है, जिससे कि डॉक्टर सैंड्रा को काफी दुख होता है क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब आगे डॉक्टर आर्यन अपनी पत्नी गायत्री के पास कॉल करता है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि वो श्रीलंका की किसी जगह पर है और यहाँ पर वो लोग राम सेतु की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकले हैं, लेकिन इंद्रजीत की टीम उनके पीछे पड़ी है। तो ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से डॉक्टर आर्यन की नजर पड़ती है वहाँ की एक आरती पर। दरअसल वहाँ रावण की आरती हो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर आर्यन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो लोग श्रीलंका में हैं और अगर वो ये बात साबित कर दे कि रावण है तो फिर श्री राम का होना भी तय है और श्रीलंका में सिर्फ रावण के अवशेष ही मिल सकते हैं। इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं और रावण के अवशेष को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। अब रावण से जुड़ी उन्हें कुछ पुरातात्विक चीजें चाहिए थी और वो तो सिर्फ उन्हें लाइब्रेरी में ही मिल सकती थी, इसलिए यहाँ पर एपी उन्हें कुछ लाइब्रेरी के पते बताता है और वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं। तो अब वो उस लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो काफी देर तक छानबीन करते हैं, लेकिन जब आर्यन एक अखबार पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग तो वांटेड की लिस्ट में आ चुके हैं। तो इस लाइब्रेरी में तो उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्हें एक दूसरी लाइब्रेरी के प्रोफेसर के बारे में पता चला है, इसलिए वो लोग उसके पास जाने लगते हैं और जैसे ही वो इस लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं तो अचानक से कुछ लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं
और इन्हें वो लोग पकड़ना नहीं चाह रहे थे, बल्कि वो लोग तो इन्हें जान से मारना चाह रहे थे। इसके बावजूद ये लोग अपनी जान बचाकर किसी तरह से सरवाइव कर जाते हैं। जिसके बाद वो लोग उस लाइब्रेरी के प्रोफेसर के पास पहुंचते हैं जिसको रावण के बारे में काफी कुछ नॉलेज थी। उसके पास एक छोटी सी किताब थी जिसमें कि रावण के किले का एक मैप था, जिसमें कि सीक्रेट टनल के बारे में जानकारियां थी और ये मैप रावण के ससुर ने बनाया था। तो उस टनल में जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन अशोक वाटिका से होते हुए जाएंगे तो वो जल्दी पहुंच सकते हैं। तो अगले दिन हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के उस प्रोफेसर को बाली ने भी पकड़ लिया था। उसके हाथ भी वो बुक लग चुकी थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पर बाली उस बुक को रख लेता है और उस लाइब्रेरियन को भी मार देता है। तो आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर आर्यन, एपी और सेंड्रा एक गुप्त गुफा में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर काफी देर तक भटकने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिला। लेकिन आखिर में डॉक्टर आर्यन की नजर पड़ती है पत्थर पे लिखे कुछ अक्षरों पर और उन्हें डिकोड करने के बाद उन्हें पता चलता है कि रावण का किला यहीं पर था और इसी टनल के द्वारा उस किले तक पहुंचा जा सकता है। आगे जाने पर इन्हें 2 रास्ते मिलते हैं और एक और रास्ता था, लेकिन वो पूरी तरह से ब्लॉक था। लेकिन अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी खबर नहीं थी कि कौन सा रास्ता सही होगा और कौन सा गलत। लेकिन एपी के कहने पर वो पहले रास्ते की ओर चल पड़ते हैं और जैसे ही वो उस रास्ते पर जाते हैं तो आगे जाकर उन्हें संजीवनी बूटी के बहुत सारे पौधे मिलते हैं और ये संजीवनी बूटी वही है जिसे कि हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए लेकर गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाली और उसकी टीम एक चॉपर को लेकर आती है और इनकी तरफ आगे बढ़ती है। दरअसल उस चॉपर में गायत्री मौजूद थी, इसलिए उन्हें सरेंडर करना पड़ा। अब बाली इन सभी को लेकर जा रहा था और उसे सिर्फ वो स्ट्रक्चर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर आर्यन उसे बताता है कि जंगल में भागते वक्त वो गैब्रियल के हाथों से गिर गया था, जिसके कारण हमने उसे वहीं पर छोड़कर भाग आए थे। लेकिन यहाँ पर इनके बीच में झड़प होने लगती है और बाली एपी को धक्का दे देता है, जिससे कि एपी नीचे गिर जाता है। लेकिन गिरते गिरते वो आर्यन के हाथों में एक बैग थमा देता है और फिर बाली और आर्यन के बीच में भी फाइट होती है और इसी फाइट में वो चॉपर क्रैश हो जाता है, जिसमें कि सेंड्रा, गायत्री और आर्यन तो बच जाते हैं, लेकिन बाकी के सभी लोग मारे जाते हैं। और आज वो आखिरी दिन था जब कोर्ट में ये आदेश दिया जाना था कि राम सेतु को तोड़ना है। लेकिन इससे पहले कि कोई भी आदेश दिया जाता, इससे पहले ही डॉक्टर आर्यन अदालत में पहुंच जाता है, जहां पर वो उसी आदम के स्ट्रक्चर को अदालत के सामने पेश करता है और अदालत को बताता है कि ये स्ट्रक्चर 7000 साल पुराना है, मतलब कि राम भगवान के समय का। तो इस बात से ये साबित होता है कि इस आदम के स्ट्रक्चर से राम सेतु पुल बनाया गया है और वो 7000 साल पुराना है, ना कि 18000 साल। और रही बात एडम पुल की, तो वो उन्हें बता देता है कि 200 साल पहले कुछ ऑस्ट्रेलियन यहाँ पर आए थे और उन्होंने ही इसे एडम पुल का नाम दिया था और बिना कोई इन्वेस्टिगेशन और बिना कोई फैक्ट्स के ये नाम दिया गया था, जो कि झूठ था। डॉक्टर आर्यन कहता है कि इंडिया में श्री राम का होना समझ में आता है, लेकिन क्यों श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया जैसी जगहों पर भी श्री राम के कल्चर और कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। और रही बात सबूत की, तो जिस देश में 1 साल में सड़कें गायब हो जाती है, वहां पर 7000 साल पुराना इतिहास कोई कैसे ला सकता है। तो आखिर में जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि श्री राम ने राम सेतु नहीं बनाया था, इसका उनके पास क्या पुख्ता सबूत है। श्री राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी संस्कृति है, इसलिए राम सेतु पुल को नहीं तोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये केस आर्यन के हित में सुनाया जाता है और वो लोग केस जीत जाते हैं। आखिर में बात ये आती है कि आखिर एपी वो इंसान कौन था जिसने कि उनकी इतनी मदद की। आखिर में जब आर्यन उसका बैग चेक करता है तो उसमें से कुछ चीजें नहीं निकलती है सिवाय एक डायरी की, और उस डायरी में एपी अपना हिसाब लिखा करता था। और जब आर्यन उस डायरी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसमें कोई हिसाब नहीं लिखा गया है, बल्कि उसमें तो सिर्फ श्री राम लिखा गया है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि एपी हनुमान जी के रूप में यहाँ पर आया था और डॉक्टर आर्यन की मदद करके चला गया। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें डायरेक्शन की, तो फिल्म का डायरेक्शन वाकई कमाल का है। ये फिल्म कभी अपने मूल मुद्दे से नहीं भटकती। इस फिल्म का हर एक सीन फिल्म की कहानी में कुछ ना कुछ ऐड कर देता है। फिल्म में बेमतलब का कोई भी लव एंगल नहीं है और ना ही इस फिल्म में कोई गाना डाला गया है। वैसे तो ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स ने कहानी में तड़का लगाने के लिए अपनी तरफ से कुछ रिसर्च और मिर्च मसाला ऐड किए गए हैं। फिल्म की शुरुआत से ही सस्पेंस बनने में कामयाब हो जाती है। अगर आप रोमांच के दीवाने और रहस्यों के जानने के लिए खोज पड़ताल वाली फिल्म देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए मजेदार हो सकता है। फिल्म सीधे अपने मुद्दे पर आती है, आपको ज्यादा घुमाती नहीं है और ज्यादा फंसाती भी नहीं है, अपनी बात को सीधे और सटीक रखती है। फिल्म में वैसे कई जगह पर संवाद अच्छे तो हैं, पर नुसरत भानुचा और अक्षय कुमार जब भी एक दूसरे के साथ स्क्रीन साझा करते हैं तो उनके संवाद और एक्टिंग दिल जीत लेती है। फिल्म अपनी संस्कृति और इतिहास को केंद्र में लेकर चलती है। फिल्म में एक जगह बताया गया है कि कैसे सरकार और व्यापारी देश की प्रकृति के नाम पर देश की धरोहर और संस्कृति विरासतों का मजाक बनाती है।
फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अच्छा है, जिसमें ओम नमः शिवाय और तमसा मां ज्योतिर्मय आपको अपनी ओर खींच लेती है। समुद्र के अंदर के सारे दृश्य ध्यान खींचते हैं, जिन्हें आप एकटक होकर देखते रहते हैं। एक जगह अक्षय कुमार समुद्र के नीचे 50 फीट, 100 फीट और 300 फीट तक जाते हैं। जैसे जैसे अक्षय कुमार नीचे जाते हैं, दर्शकों की धड़कन बढ़ना तय है। एक जगह अक्षय कुमार और उनकी सभी साथी समुद्र में डूबने लगते हैं। ये डूबते वक्त का दृश्य वैसे ही आपको सांस रोक लेता है, जैसे कोई मनुष्य असल में पानी में डूब रहा होता है। जब अक्षय कुमार रहस्यों का पता लगाते हैं, उस समय उन्हें एक मैन्युस्क्रिप्ट मिलती है, जिसमें रावण का पैलेस, अशोक वाटिका, मायासुर, इन सब के बारे में पता चलता है। ये सब नया और विशिष्ट लगता है। फिल्म में बेहतरीन छायांकन भी किया गया है। इसके अलावा कुछ जगह पर रूपक का अच्छा प्रयोग है। फिल्म में उन जगहों का भी जिक्र है जहां पर रावण ने सीता मां को कैद किया। और आखिर में अपनी रिसर्च के अंतिम पड़ाव में श्रीलंका की एक जगह में एक टनल तक अक्षय कुमार अपने साथियों के साथ बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं। और श्रीलंका की टनल में जो लिपि लिखी गई है, जो साक्ष्य है, एक समय के लिए वो हर भारतीय के लिए गर्व का विषय हो जाती है। फिल्म में आपको संजीवनी बूटी के एक छोटे से पौधे के बारे में बताती है। फिल्म का क्लाइमैक्स और कोर्ट आर्गुमेंट फिल्म को और बेहतरीन बना देता है। श्री राम के आदर्श, बुद्ध और तालिबान से ये सब कुछ एंगल से फिल्म में जुड़े गए वो देखकर अच्छा लगता है। फिल्म के साथ टूरिस्ट गाइड के रूप में अंजनी पुत्र उर्फ एपी क्लाइमैक्स में सबका दिल जीत लेते हैं और आपके मुंह से निकलता है जय श्री राम। लेकिन पिछली कई फिल्म की तरह इस फिल्म में भी हीरो की हीरोइक एंट्री देखने को नहीं मिलती। अक्षय कुमार की एंट्री बहुत फीकी होती है। शुरुआत में अक्षय कुमार जो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, वो उनकी पुरानी फिल्मों को याद दिलाती है। फिल्म में पहले भाग में उत्साह, इमोशन, ऊर्जा गायब रहता है, लेकिन दूसरे भाग में ये दोनों दोगुना हो जाता है और दूसरे भाग से आप शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।